जब बात होती है यूनिवर्स के जन्म की तो जिक्र आता है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी साइंस की वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि ये यूनिवर्स जो हम अपने आसपास पाते हैं वो किस तरह वजूद में आया। ये थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 14 अरब साल पहले ये यूनिवर्स एक बेहद गर्म एटम से भी छोटे बिंदु में समाहित था, जिसमें कुछ अननोन रीजन्स की वजह से इसका तेजी से विस्तार होना शुरू होता है। विस्तार के साथ ये ठंडा भी होता जाता है और फिर पार्टिकल्स, एटम्स और जो कुछ भी मैटर हम अपने आसपास पाते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब वजूद में आते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि साइंस की फील्ड में लगभग 100 सालों से टिकी हुई है। किसी थ्योरी का साइंस की फील्ड में इतने समय तक टिके रहना उसे काफ़ी हद तक ट्रस्टवर्दी बना देता है। लेकिन फिर भी हम जब कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं कि हमारे यूनिवर्स इस तरह से डेवलप हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर साइंटिस्ट ने कैसे पता किया कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग जैसे प्रोसेस से ही विकसित हुआ है, किसी अदर प्रोसेस से नहीं। कुछ लोग कहते हैं बिग बैंग इज जस्ट अ थ्योरी, और इस तरह से वो ये साबित करना चाहते हैं कि इट्स जस्ट एन स्पेकुलेशन ऑफ साइंटिस्ट, यानी सिर्फ एक अनुमान है जो कि साइंटिस्ट ने लगाया है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ये थ्योरी सिर्फ एक अनुमान है या फिर कुछ हमारे पास ऐसे सबूत भी हैं जो कि इसे साबित करते हैं? यही सब पता करेंगे आज की इस वीडियो में कि आखिर साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग जैसे प्रोसेस से विकसित हुआ है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित द्विवेदी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज से कुछ शताब्दी पहले तक दुनिया के लगभग सभी समाजों में यह धारणा मौजूद थी कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी इस यूनिवर्स में जो चीज जहां पर है, जैसी है, जिस ऑर्डर में है, वो वैसी ही समय के शुरुआत से है। और इसके होने का खासा कारण भी था क्योंकि उस समय हमारे लिए यूनिवर्स उतना ही था जितना हमारी आंखें इसको देख पाती थी, जिसमें सन था, मून था, कुछ नोन प्लैनेट्स थे और स्टार्स थे जो कि अपनी ऑर्बिट्स में उसी ऑर्डर में गति करते हुए आ रहे थे। कुछ तारामंडल थे जो कि अपने ऑर्डर में उसी तरह से मौजूद थे सदियों से। और इस सब से यही निष्कर्ष निकलता था कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है। हमारा यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, इसका पहला सुराग हमें आइंस्टीन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिला। आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी को ड्राफ्ट किया तो वो एक नॉन स्टैटिक यूनिवर्स की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन उस समय तक स्टैटिक यूनिवर्स की धारणा इतनी स्ट्रांग थी कि आइंस्टीन को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने अपनी थ्योरी में एक कांस्टेंट जोड़ दिया ताकि यूनिवर्स को स्टैटिक रखा जा सके। हालांकि बाद में साथी वैज्ञानिकों के काम ने उन्हें अपनी भूल का एहसास कराया और उन्होंने उस कांस्टेंट को अपनी थ्योरी में से हटा लिया। अब इस थ्योरी की प्रेडिक्शंस के हिसाब से ये यूनिवर्स एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स था जो कि लगातार फैल रहा था। हालांकि अभी भी यूनिवर्स का ये मॉडल सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पर ही खड़ा हुआ था, जिसका कोई भी वेरिफिकेशन किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा अभी तक नहीं किया गया था। किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा हम इस मॉडल को जांच सकें, उसके लिए भी जरूरी था कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड हो। हालांकि मेथड तो उसमें मौजूद था, लेकिन उस पर ध्यान काफी बाद में दिया गया। 1815 में एक जर्मन वैज्ञानिक जोसेफ फ्रॉनहोफर ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की और दर्शाया कि सन से आने वाली लाइट को जब प्रिज्म से गुजारकर उसका प्रिंट लिया जाता है तो उसमें हमें कई काली रेखाएं देखने को मिलती हैं। इसी मेथड से जब उन्होंने कुछ सितारों से आने वाली लाइट का प्रिंट लिया तो उसमें भी उन्हें कई काली रेखाएं देखने को मिली, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। उन्होंने कई अलग अलग सितारों की लाइट का प्रिंट लिया और पाया कि हर सितारे से आने वाली लाइट से बनने वाली काली रेखाओं की स्थिति कुछ अलग है। वो नहीं जानते थे कि अनजाने में उन्होंने स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज कर दी है। उनके जीवन काल में इन काली रेखाओं के कारण को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और वो इस राज को जाने बिना ही इस दुनिया से विदा हो गए। 1859 में किरचॉफ और बुसेन ने इन लाइंस को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन लाइंस के तौर पर एक्सप्लेन किया, जो कि उस स्टार के भीतर मौजूद एलिमेंट्स के द्वारा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से बनती हैं। 1868 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हगिन्स ने पहली बार यह पाया कि कुछ स्टार्स की लाइट सन के कंपैरिजन में रेड शिफ्टेड है, यानी जब किसी स्टार की एब्जॉर्प्शन लाइंस को सन की एब्जॉर्प्शन लाइन से मिलाया जाता है तो ये काली रेखाएं स्पेक्ट्रम में कुछ रेड की ओर शिफ्ट हुई पाई जाती हैं। विलियम्स ने यह अनुमान लगाया कि इस शिफ्ट की वजह उस स्टार का हमसे दूर होते जाना हो सकता है। बाद में कई गैलेक्सीज की लाइट को स्टडी करते हुए यह पाया गया कि कुछ की लाइट ब्लू शिफ्टेड तो कुछ की रेड शिफ्टेड है। इसका मतलब कुछ गैलेक्सीज हमारे पास तो कुछ हमसे दूर जा रही हैं। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट से हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई स्पेस ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। कभी आपने सड़क पर पास आती गाड़ी और दूर जाती गाड़ी की आवाज में अंतर को महसूस किया है? मैं समझता हूं कि हम में से सभी इस अंतर को पहचानते हैं।
हम आंखें बंद करके भी ये बता सकते हैं कि कौन सी आवाज गाड़ी के पास आने की है और कौन सी दूर जाने की। पास आती गाड़ी की आवाज हाई पिच होती है और दूर जाती गाड़ी की लो पिच। इस अंतर की वजह डॉपलर इफेक्ट है। असल में होता क्या है कि कोई गाड़ी जब हमारे पास आ रही होती है तो उससे आने वाली साउंड की हर वेव को हर बीतते सेकंड के साथ कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वेव कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और वो साउंड हमें हाई पिच में सुनाई देती है। इसी तरह दूर जाती गाड़ी के केस में वेव के एक्सपेंड होने के कारण वेवलेंथ बढ़ जाती है और वो साउंड हमें लो पिच में सुनाई देती है। ऐसा केवल साउंड वेव्स के साथ नहीं बल्कि हर तरह की वेव्स के साथ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए यहाँ भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है। जिस तरह अलग अलग वेवलेंथ की साउंड को हमारे कान अलग अलग पिच की साउंड की तरह सुनते हैं, उसी तरह विजिबल स्पेक्ट्रम की अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमारी आंखें अलग अलग कलर्स की तरह देखती हैं, जिसमें रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा तो ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। जब कोई स्पेस ऑब्जेक्ट पास आ रहा होता है तो वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी लाइट ब्लू शिफ्ट, और जब दूर जा रहा होता है तो वेवलेंथ बढ़ने के कारण उसकी लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है। किसी स्टार की लाइट कितनी रेड या ब्लू शिफ्ट है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो स्टार हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहा है या पास आ रहा है। इसी सिद्धांत का प्रयोग कर एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पता लगाया कि बहुत सी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, तो वहीं लोकल ग्रुप की कुछ गैलेक्सीज पास आ रही हैं। बाद में पता चला कि लोकल ग्रुप को छोड़कर जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। ऐसा लगता है कि मानो यूनिवर्स का विस्तार हो रहा हो। आइंस्टीन की थ्योरी के आने के बाद ये बात और पुख्ता हो गई। बाद में एडविन हबल ने इस एक्सपेंशन के रेट को डिटेल में स्टडी किया और 1929 में इसके लिए एक कांस्टेंट दे दिया, जिसे आज हम हबल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हबल कांस्टेंट यूनिवर्स के विस्तार के रेट को दर्शाता है। पूरे यूनिवर्स को अगर हम एक गुब्बारे जैसा माने तो इसके विस्तार की तुलना हम गुब्बारे के फूलने से कर सकते हैं। गुब्बारे के फूलने के साथ इस पर मौजूद सभी बिंदु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक उसी तरह यूनिवर्स के विस्तार की वजह से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मन में उठता है कि अगर यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है तो एक समय पर यह एक जगह पर संकुचित भी रहा होगा, और अगर हमें इसके विस्तार की दर पता है तो उसको उल्टा करके हम वो समय भी पता कर सकते हैं कि जब इसका विस्तार होना शुरू हुआ होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो ये यूनिवर्स संकुचित होते होते एक एटम से भी छोटे हिस्से में समा जाता है, जहां स्पेस टाइम अपना मीनिंग खोने लगता है और फिर जिसके आगे हमारी थ्योरीज काम नहीं करती। इस अवस्था को बिग बैंग सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। मौजूदा थ्योरीज से जब हम इस अवस्था के होने का समय निकालते हैं तो हमें लगभग 14 अरब साल के रूप में एक नंबर मिलता है। ये वो समय है जब इस यूनिवर्स का जन्म हुआ था। हालांकि आइंस्टीन की थ्योरी और फिर एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस के बाद यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है ये साफ हो गया था, और यूनिवर्स के जन्म की थ्योरी बिग बैंग के नाम से वैज्ञानिक समुदाय में धीरे धीरे मान्यता पा रही थी। लेकिन अभी भी बहुत से वैज्ञानिक इसे संदेह की नज़र से देखते थे, क्योंकि यूनिवर्स का जन्म इसी तरह से हुआ है, किसी और तरह से नहीं। इसका अभी भी कोई वेरीफाइबल एविडेंस हमारे पास नहीं था। लेकिन हमारे पास एक साइंटिफिक थ्योरी थी जिसके जरिए हम शुरुआती यूनिवर्स किस तरह का रहा होगा इसकी गणना कर सकते थे। उस दौर के कई वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को आधार बनाकर शुरुआती यूनिवर्स के बारे में अपनी कैलकुलेशंस कर अलग अलग समय पर यह यूनिवर्स किस तरह का रहा होगा इस बारे में अपनी प्रिडिक्शंस दे रहे थे। इन्हीं कैलकुलेशंस के जरिए 1948 में अमेरिकी वैज्ञानिक राल्फ अल्फर और रॉबर्ट हर्मन ने शुरुआती यूनिवर्स के टेम्परेचर को कैलकुलेट किया। उनका मानना था कि इस शुरुआती रेडिएशन के अंश अभी भी इस यूनिवर्स में मौजूद होने चाहिए। बाद में कई अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी इस बात का समर्थन किया और इस बारे में अपने अनुमान प्रस्तुत किए। 1965 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक पीजे पेबल्स ने शुरुआती यूनिवर्स के बारे में अपनी कैलकुलेशन पेश करते हुए दावा किया कि यूनिवर्स अपनी इनिशियल स्टेज में हाई एनर्जी रेडिएशन से भरा होना चाहिए, और ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से जुड़कर एटम के बनने के प्रोसेस को रोक रहा होगा। जब यूनिवर्स विस्तार के साथ ठंडा होते होते 3000 केल्विन के टेम्परेचर पर पहुंचा होगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़कर एटम बन सका होगा। इससे पहले यूनिवर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी के कारण वो तेजी से इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिट कर रहे होंगे, और जिसकी वजह से इस रेडिएशन का वहां से निकल पाना संभव नहीं था। जब ठंडा होते होते यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन पर पहुंचा होगा, तब ये रेडिएशन वहां से मुक्त हुआ होगा।
और यदि वास्तव में ऐसा हुआ था तो हमें इसके अंश आज भी इस यूनिवर्स में मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय ये रेडिएशन वहां से मुक्त हुआ होगा उस समय ये इंफ्रारेड के रूप में होगा, लेकिन आज यूनिवर्स के विस्तार की वजह से इसकी इंक्रीज हुई वेवलेंथ के कारण ये रेडिएशन अब माइक्रोवेव के रूप में मौजूद होना चाहिए। पहली बार हमारे पास बिग बैंग थ्योरी को लेकर कुछ टेस्टेबल प्रिडिक्शंस थे। जिस दौरान पेबल्स अपने सेमिनार्स में इन प्रिडिक्शंस की चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान वैज्ञानिक अर्नो पंजिया और रॉबर्ट विल्सन दूर ब्रह्मांड से आने वाली रेडियो वेव्स को स्टडी करने की शुरुआत एक रेडियो लेबोरेटरी में कर चुके थे। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स के वो हिस्से जहां कोई स्टार या गैलेक्सी नहीं है, वहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एक शोर लगातार आ रहा है। ये शोर यूनिवर्स में हर जगह समान रूप से मौजूद है और ये शोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन में सबसे ज्यादा है। शुरू में उन्हें लगा कि शायद उनके उपकरणों में ही कुछ समस्या है। उन्होंने अपने सभी उपकरणों की दोबारा जांच की। उन्होंने रेडियो एंटीना की सफाई की, लेकिन शोर में जरा भी कमी नहीं आई। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने साथी वैज्ञानिक बर्नार्ड बुर्ग की मदद ली। लकीली बर्नार्ड ने पेबल्स के सेमिनार्स को सुना था, इसलिए उन्हें तुरंत ही समझ आ गया कि पेबल्स ही इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। पेबल से मिलने के बाद दोनों वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि उन्होंने वास्तव में उस रेडिएशन को खोज निकाला है जिसकी चर्चा पेबल्स अपने सेमिनार्स में करते रहे हैं। जल्द ही पेंजिया और विल्सन ने अपना पेपर पब्लिश किया और जिसके बाद बिग बैंग थ्योरी को लेकर चली आ रही बहस अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी और बिग बैंग थ्योरी को अब वैज्ञानिक जगत यूनिवर्स के एवोल्यूशन की एक प्रमाणिक व्याख्या के रूप में देखने लगा। इस रेडिएशन को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या फिर जिसे शॉर्ट में CMBR भी कहते हैं का नाम दिया गया। इसको लेकर बाद के वर्षों में काफ़ी रिसर्च हुई और जिससे हमें यूनिवर्स की प्रिमिटिव स्टेज के बारे में काफ़ी नई जानकारी हासिल हुई। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये पूरे स्काई का एक मैप है। इसे एक रिसर्च सैटेलाइट प्लांक प्रोब की मदद से तैयार किया गया है। देखने में साधारण सी दिखने वाली ये इमेज हमें शुरुआती यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताती है। यूं समझिए ये इमेज तब की है जब हमारे यूनिवर्स का जन्म बस हुआ ही था, यानी जब वो मात्र 3,80,000 साल पुराना था। ये इमेज हमें बताती है कि शुरुआती यूनिवर्स में रेडिएशन स्मूथली फैला हुआ था, लेकिन इसमें बीच बीच में इम्परफेक्शंस थे। ये इम्परफेक्शंस बताते हैं कि मैटर सब जगह समान रूप से फैला हुआ नहीं था। किसी जगह पर कुछ ज्यादा था तो किसी जगह पर कुछ कम। हालांकि ये अंतर मामूली था, लेकिन इसी मामूली अंतर की वजह से ग्रेविटी ने मैटर को अलग अलग गुच्छों के रूप में कोलैप्स कर दिया, जिसने आगे चलकर शुरुआती गैलेक्सीज को जन्म दिया। ये गैलेक्सीज आज की गैलेक्सीज जैसी नहीं थी। उस समय यूनिवर्स एक वायलेंट प्लेस था जहां गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा रही थी। इन गैलेक्सीज में स्टार्स को बनाने वाला रॉ मटेरियल यानी हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट्स तो भरपूर थे, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स का अभाव था। आज हम आधुनिक टेलीस्कोप्स की मदद से यूनिवर्स में दूर तक देख सकते हैं और इसलिए आज हमारे लिए यूनिवर्स के पास्ट में देख पाना संभव है, क्योंकि लाइट के ट्रेवल करने की एक तय स्पीड है। इसलिए यूनिवर्स में दूर स्थानों से आने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम यूनिवर्स में जितना दूर तक देखते हैं वास्तव में हम यूनिवर्स के उतना ही पास्ट में देख रहे होते हैं। आज जब हम यूनिवर्स में बेहद दूर स्थित गैलेक्सीज को देखते हैं तो वो वर्तमान गैलेक्सीज से काफी अलग दिखती हैं। यही नहीं, इनमें एलिमेंट्स के जिस कंपोजिशन के होने की भविष्यवाणी की गई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जांचने पर बिल्कुल वही एलिमेंट्स का कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। यानी ये गैलेक्सीज बिल्कुल वैसी हैं जैसी बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि बिग बैंग थ्योरी सही है। यूनिवर्स इवॉल्व होता हुआ ही यहाँ तक पहुंचा है। यही नहीं, आज हम पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के जरिए शुरुआती यूनिवर्स की परिस्थितियों को लैब में क्रिएट करके देख सकते हैं और इस जानकारी के आधार पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब शुरुआती यूनिवर्स में एलिमेंट्स का निर्माण हो रहा था तो उस समय बनने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से थे और वो कितनी कितनी मात्रा में बने होंगे। हमारी कैलकुलेशंस जितनी परसेंटेज में हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम और लिथियम के बनने की भविष्यवाणी करती हैं, ठीक वही अनुपात हमें शुरुआती यूनिवर्स में देखने को मिलता है। हमारी थ्योरीज यूनिवर्स के जन्म के एकदम शुरुआती सेकंड्स की भी सटीक प्रिडिक्शंस कर सकती हैं। यही नहीं, पहले सेकंड के भी ज्यादातर हिस्से में हमारी थ्योरीज काम करती हैं, लेकिन 10⁻³ सेकंड से पीछे जाने पर हमारी थ्योरीज हमारा साथ छोड़ देती हैं। पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के जरिए भी इस परिस्थिति को क्रिएट करके देखना असंभव है, क्योंकि इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हालांकि CMBR से इसके बारे में कुछ क्लूज मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी अदर वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से विज्ञान के जरिए हम इस यूनिवर्स को समझ सकते हैं।
बिग बैंग थ्योरी न केवल इस यूनिवर्स के बनने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, बल्कि हमें कुछ प्रिडिक्शंस भी देती है जिसके जरिए हम इसको जांच सकें। और एक साइंटिफिक थ्योरी की यही खासियत है, ये न केवल नेचर के किसी अननोन फीचर को एक्सप्लेन करती है, बल्कि हमें उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शंस भी देती है जिनको जांचा जा सके, और जिसके जरिए कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तव में जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, जैसा हमने कैलकुलेशन की थी, और उस आधार पर जो हमने उस घटना के होने को जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, वो घटना वास्तव में उस तरह से ही घटित हुई थी या नहीं। आजकल बहुत सारे लोग अपने धार्मिक विश्वासों को सही साबित करने के लिए साइंस की थ्योरीज को गलत बताते हैं, और इन थ्योरीज को गलत साबित करने के लिए वो जो तर्क देते हैं वो भी इतने बचकाना है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन फिर भी वो भरी सभा में बिना हिचकिचाए धड़ल्ले से इन तर्कों को रखते देखे जा सकते हैं। असल में वो जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को विज्ञान की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि इतने सारे लोगों में शायद ही कोई उनकी बातों को चेक करने की जहमत उठाए, और यदि कोई चेक करने की जहमत उठाता भी है तो उसमें से भी शायद ही कोई हो जो कि उनके विरोध करने का साहस करे, और यदि कोई विरोध करने का भी साहस करता है तो उनके भक्तों की भारी भीड़ आसानी से उसको चुप करा सकती है। साइंटिफिक थ्योरी कोई इतनी हल्की चीज़ नहीं जिसको कि मात्र आप बातों से हिला सकें। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, साइंस की हर थ्योरी बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिनके पीछे सालों की गहन रिसर्च है और जिनको कि रिपीटेडली टेस्ट किया गया है। अगर आपको किसी साइंस की थ्योरी को गलत साबित करना है तो आपको इन फैक्ट्स को गलत साबित करना पड़ेगा, और ये मात्र जुबान हिलाने से नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको जितनी भी रिसर्चेज हैं उससे रिलेटेड उन सब में आपको उनकी तकनीकी खामियों को उजागर करना पड़ेगा, और वो भी अपने चेलों के सामने नहीं, बल्कि उसके लिए आपको बाकायदा एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा और उसको किसी रेपुटेटेड जर्नल में पब्लिश भी कराना पड़ेगा, ताकि दुनिया भर के जो चोटी के दिमाग हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो उस पर अपने कमेंट दे सकें और ये बता सकें कि वाकई में जो आपने आपत्तियां उठाई हैं वो कितनी जेन्युइन है। दोस्तों, इन आपत्ति उठाने वालों में से मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कि ऐसा किया हो। सब के सब सिर्फ और सिर्फ बातों के शेर हैं। ये लोग अखाड़े के बाहर खड़े होकर विरोधी को चित करने की बातें करते हैं, लेकिन कभी भी खुद से अखाड़े में उतरने का प्रयास नहीं करते। तो जो लोग इनके समर्थक हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि इनसे कहिए कि जाकर अखाड़े में अपने कौशल का प्रदर्शन करें। आम लोग जिनको कि विज्ञान की ज़्यादा समझ नहीं है उनको बहकाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। फील्ड में जाएं और वहां अपना कौशल दिखाएं। अगर वास्तव में इनके पास क्षमता है तो हो सकता है कि ये स्थापित सिद्धांतों को बदल दें और इसके लिए इनको कोई नोबेल वगैरह भी मिल जाए। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।